उपस्थित हैं डॉक्टर क्षितिज जो कि असहाय मरीजों के बारे में बताएंगे। नमस्कार। असहाय मरीज ऐसे मरीज जिनको कि हमेशा सहायता की आवश्यकता होती है, असहाय मरीज कहलाते हैं। असहाय मरीज जो कि अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि नहाना, खाना, कपड़े पहनना, शौच क्रिया करना, सीढ़ियां चढ़ना इत्यादि, ऐसे सभी मरीज असहाय मरीज या इंग्लिश में वल्नरेबल पेशेंट्स कहलाते हैं। और इनको हम ये कहते हैं रोजमर्रा के क्रियाकलापों को ADL यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ ना कर पाने वाले व्यक्ति असहाय मरीजों की श्रेणी में आते हैं। इसमें से कुछ एक मरीजों के प्रकार सामने हैं, जैसे कि 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, 12 वर्ष से नीचे के बच्चे, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, प्रेग्नेंट वुमेन, रेप विक्टिम, कोमाटोस पेशेंट्स, पैरालिसिस के मरीज, ऐसे सभी मरीज ये हमारे वल्नरेबल पेशेंट्स की श्रेणियों में आते हैं। अतएव ये जो वल्नरेबल पेशेंट्स हुए ये केवल इतने ही नहीं होते हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि ADL ना परफॉर्म करने वाले जो भी हमारे मरीज हैं वो सभी के सभी वल्नरेबल पेशेंट्स में आते हैं। ये तो मात्र चंद उदाहरण है। इसके अलावा पाइटियन सोडियम डिसीज से ग्रस्त मरीज भी हमारे वल्नरेबल पेशेंट्स में ही आते हैं। ऐसे सभी मरीज जो कि ADL नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। आप ADL समझ लें। ADL को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। हम सुबह से सोकर उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया जो अकेले करने में ना सक्षम हो ऐसे मरीज, ठीक, कपड़े पहनने में, खाना खाने में, ब्रेकफास्ट लगाने में या सीढ़ियां चढ़ने उतरने में जो व्यक्ति नहीं सक्षम है वो सभी के सभी वल्नरेबल पेशेंट्स की श्रेणी में आते हैं। आइए इनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, 12 वर्ष से नीचे के बच्चे, ठीक, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, ठीक, यानी कि शारीरिक रूप से जो विकलांग है, मानसिक रूप से जो विकलांग है, विकलांग शब्द प्रचलन में नहीं रहा है, इसकी जगह दिव्यांग बोला जा रहा है। जो शारीरिक रूप से दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं, रेप विक्टिम यानी रेप पीड़िताएं, इसके बाद में लास्ट में हमारा है कोमाटोस पेशेंट्स या पैरालिसिस के मरीज जो कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं या जिनके आधे शरीर में पैरालिसिस हो गया है। तो ऐसे सभी मरीज हमारे वल्नरेबल पेशेंट्स की श्रेणियों में आते हैं। तो आइए जानते हैं इनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले पता करते हैं नर्सिंग स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं तो सबसे पहले तो ऐसे मरीजों पे आपको सख्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि आप उन पर प्रॉपर नजर रखें। हर बार दवा देने के बाद हर 15 से 20 मिनट में एक बार इनके रूम में या इनके बेड पर जाके इनका हालचाल पूछना उचित रहेगा। या आप किसी वार्ड आया को भेजकर इनका हालचाल देख सकते हैं, या इनके जो भी अटेंडेंट है उनसे आवाज लगा कर पूछ सकते हैं कि दादा ठीक है या बच्चा ठीक है या नहीं है। ठीक है, इन पर मॉनिटरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। इसके लिए दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि इनका जो पेशेंट का बेड है उसे कुछ बेड रिजर्व कर सकते हैं। जनरल वार्ड में आपका अगर इस कोने में बेड है, नर्सिंग स्टेशन है, तो इनका जो बेड होगा वो पास के जो भी बेड है वो वल्नरेबल पेशेंट्स के लिए आप रिजर्व कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई 60 ईयर से ऊपर या बच्चा पेशेंट, कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो क्या करेंगे, आप उस बेड पे ही लेटाएंगे। उस बेड पे लिटाने से क्या होगा कि आपकी नजर उन पर बनी रहेगी और किसी भी विषम परिस्थितियों में आप तुरंत दौड़ के उनके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, या वो क्या कर रहे हैं क्रियाकलाप, उनको पानी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है या अन्य किसी दवा की आवश्यकता, तो तुरंत बता सकते हैं कि हमको दर्द हो रहा है क्या। यदि आपने किसी भी जनरल वार्ड में बिल्कुल पीछे उनको डाल दिया तो ये कहीं से भी जस्टिफायबल नहीं है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। वो बेचारे कोने में पड़े हैं, उनकी आवाज भी नहीं आ पा रही है आप तक, उनके अटेंडेंट कैसे हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि उनका बेड अपने पास में लगाएं। तीसरी जो चीज होती है, उनको येलो कलर का ID बैंड पहनाना। येलो कलर का ID बैंड इसलिए पहनाया जाता है, येलो कलर प्रतीक होता है किसी आने वाले आकस्मिक खतरे का। तो ऐसे जो हमारे मरीज होते हैं, ये आकस्मिक जो खतरा है हमारा उसके लिए होते हैं। तो आकस्मिक खतरे का प्रतीक होता है येलो बैंड। येलो बैंड अगर हम लगा लेते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये मरीज के ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है।
तो हमारे जो अन्य वर्कर्स हैं, जैसे हमारे वार्ड आया हुए, वार्ड बॉयज हुए, तो ये भी उसको देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि ये मरीज हमारा खतरे वाला है। ठीक है, इसके ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है, तो इसको हर कदम पर सहायता की आवश्यकता है। अब चलते हैं हाउसकीपिंग के एंड पे। हाउसकीपिंग के एंड पे हम क्या चीजें कर सकते हैं? तो ऐसे सभी मरीजों के लिए हम अपने वार्ड बॉयज, वार्ड आया को निर्देश देकर रखते हैं कि आप उनके सख्त मॉनिटरिंग रखें। कभी भी दादा को जरूरत हो तो आप तुरंत इनके पास पहुंचे, पानी हो या कुछ भी हो तो आप तुरंत पहुंचे। तो ये सारी चीजें आप जब बता के रखेंगे तो हमारा स्टाफ जो है वो बेहतरीन ढंग से काम करेगा। ठीक, ऐसे पेशेंट्स के पास सेफ्टी फर्स्ट का आप बोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपने इनको जब भी टॉयलेट के लिए जाना हो या कभी भी स्नान के लिए जाना हो तो एक वार्ड बॉय या वार्ड आया साथ में अगर भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इनको गिरने की जो जोखिम है वो कम हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स अगर कभी गिरते भी हैं तो क्या होता है, जोखिम बढ़ जाता है, हड्डियों के टूटने का जोखिम, सिर में चोट आने का जोखिम ये बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, जिस टाइम ये गिरते हैं अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो कहीं भी चोट लगने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही उसे कहते हैं सारी चीजें इनके साथ में जोखिम होते किस तरीके से बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर सामान्य व्यक्ति गिरता है वो अपना हाथ का सहारा लेकर रोक सकता है अपने आप को, सिर को कहीं भी टकराने से रोक सकता है, गिरने से फिर उठ सकता है इजीली। लेकिन ऐसे मरीज नहीं उठ पाते। क्या होता है, सीढ़ियों पे जा रहे हैं अचानक से गिर पड़े, सामान्य मरीज होगा वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, लेकिन ऐसे मरीज रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, और एक बार चोट लगने के बाद ऐसे बुजुर्ग मरीजों को हील होने में भी टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं का जो पेशेंट का हमारा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है ये हमारा बढ़ेगा, लेंथ ऑफ स्टे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पेशेंट का अनावश्यक रूप से खर्चा भी बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हमको ये करना है कि ऐसे मरीजों पे हाउसकीपिंग स्टाफ की एक्स्ट्रा नज़र होनी चाहिए। जो हमारे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स हैं वो अपने हर राउंड में ऐसे मरीजों से मिलें जरूर, उनसे बात करें, उनके पास क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है उनको, और उनकी दिक्कतों का निवारण प्रायोरिटी बेसिस पे करें। तो ये हमको देखना है। अब अगर हम एक सिक्योरिटी स्टाफ है तो हम क्या करेंगे, तब भी हमारा सेम काम होगा कि हम बार बार इनके पास जाएं, देखें कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इनके बगल में तो नहीं बैठा है, कोई इनके जो वल्नरेबल होने का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है, या इनका जो भी सामान चीज इनके पास में रखा हुआ है कहीं उसकी चोरी तो नहीं कर ले रहा है। ऐसे इसलिए सिक्योरिटी स्टाफ का भी रोल बढ़ सकता है। तो ये कुछ एक वल्नरेबल पेशेंट के पास में हम कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि इनका जोखिम कम हो जाता है। अब जैसे कि आगे हम देखते हैं कि इनके पास में कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड ना लगा हो, पता चला सर्दियों का सीजन चल रहा है, हमने इनको एक कनेक्शन देने के लिए, हीटर का कनेक्शन देने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया, तार वगैरह फैल गए, तो क्या होता है कि वो तार में ही लिपट कर गिर सकते हैं, ट्रिपिंग जो फॉल्स होते हैं वो हो सकते हैं, ट्रिपिंग हजार्ड, स्लिपिंग हजार्ड, ये सारे हो सकते हैं। इनके बेड के पास में पानी नहीं जमा होने देना है कि गीला पानी जमा हो गया, पानी गिर गया, या कोई भी ऐसा हमारे पास में रेसे वाला पावदान रखा हुआ है जिसमें कि उलझ के गिर जाए, ऐसा सब नहीं करना है। साथ ही में साइड रेल्स इनके जरूर उठे हुए होने चाहिए, जब कभी भी इनको ट्रांसपोर्ट करें तो उसमें सीट बेल्ट बंद होनी चाहिए, जो भी हमारी व्हील चेयर है उसमें भी हमारी बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अगर करेंगे तो हम वल्नरेबल पेशेंट्स की केयर अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम में, अपनी ड्यूटी में, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर शामिल करेंगे, जिससे कि ऐसे पेशेंट्स की केयर और अच्छे से हो सके। आप अच्छे से करते हैं, लेकिन इन चंद चीज़ों का अगर अनुसरण करेंगे तो ये कहीं बेटर और हम केयर दे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।